ये है हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने शुरुआत में जिसे बताया था, P&L बैलेंस शीट। तो दो चीज है, ठीक है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिसाइड करेगा इसमें कि आप इसको क्या बताएंगे। एक इसे बताने का तरीका है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा तरीका है इसे जो हम बता सकते हैं एज ए ट्रस्ट में कि ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि आप कौन सी बॉडी में रजिस्टर्ड हुए हैं, जैसे कि अगर ट्रस्ट में है तो ट्रस्ट एक्ट इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम पे कहा जाता है। हर एक चीज के फॉर्मेट हर एक स्टैट्यूटरी लॉ में ही दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस का कोई फॉर्मेट मेरा है कि किसी इंसान का है। कंपनीज एक्ट अगर सेक्शन 8 है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये फॉर्मेट दिया हुआ है। शेड्यूल 3 हम जिसे कहते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट इनकम। अगर ट्रस्ट है तो मुझे जैसे कि महाराष्ट्र का पता है तो बॉम्बे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट होता है, उसकी बुकलेट आती है, उसके अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हेड वाइज दिया रहता है कि क्या क्या खर्चे के हेड हो सकते हैं, और वो ही फॉर्मेट हमें फॉलो करना होता है कि क्या फर्स्ट कॉलम आएगा, क्या सेकंड कॉलम आएगा, क्या थर्ड कॉलम आएगा। ठीक है। तो आप कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है, आप क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ले रहे हैं, वो भी डिसाइड करेगा कि आप इसे क्या कहते हैं। काम दोनों का एक ही है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस तभी होता है मतलब जब खर्चा होता है, प्रॉफिट तभी होता है जब इनकम होता है। करना दोनों को रिकॉर्डिंग एक ही है, आमदनी या खर्चा का रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग डेबिट ऑफ क्रेडिट का। डेबिट क्रेडिट, जो मैंने आपको रूल बताया, मैं एक बार उसके ऊपर वापस जाता हूँ और ये रूल्स को मैं वहां पे भी एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। दूसरा जो मैंने जैसे कि रियल अकाउंट के लिए बताया, जो भी बैलेंस एसेट्स है एंड लायबिलिटीज है, ऑल एक्सपेंसेस है डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड ज्यादातर नॉमिनल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड ज्यादा नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादातर जो भी अकाउंट आ रहे हैं दे आर नॉमिनल अकाउंट ऑन मेजॉरिटी केसेस, अनलेस आप वैसे कोई ट्रांजैक्शन में आ रहे हो, जो मुझे नहीं लगता कि आपके केस में ऐसा आएगा। और अगर आप वैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो अकाउंटेंट होगा ही जो ये समझा पाएगा। बेसिक के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एक्सपेंडिचर बाय डिफॉल्ट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। तो डेबिट मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस में दो बाजुएं होती है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। फॉर्मेट क्या होता है दोनों का ही, पर्टिकुलर्स। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, अमाउंट इनकम अमाउंट। आप देखेंगे कि दोनों नाम में प्रॉफिट एंड पहले है, लॉस बाद में है, इनकम पहले, एक्सपेंडिचर बाद में, लेकिन जब भी बनता है तो बनता उल्टा है, जो हम बोलते हैं उससे उल्टा। ठीक है। क्योंकि डेबिट में खर्चे होते हैं और डेबिट लेफ्ट साइड गिना जाता है वैसे। सो एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है। आज आपको बैंक इंटरेस्ट आया, आपका इनकम है बैंक इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अमाउंट 2000। आपको एफडी का इंटरेस्ट मिल गया, अक्रूवल तो अक्रूवल बेसिस पे आप उसे जमा तो कर रहे हैं 2000। और क्या इनकम हो सकता है आपके लिए, डोनेशन आए, डोनेशन रिसीव्ड, इनकम है, क्रेडिट साइड पे आएंगे। और क्या, एक आदमी के आपके पास कोई एसेट है पुराना जो आप अभी बेच दे रहे हो, एसेट स्क्रैप सेल। समझिए पुराना लैपटॉप था, अभी नहीं चल रहा है, आप उसको बेच रहे हैं,
₹500 में बेच दिया, आपने ₹5000 में बेच दिया, तो इनकम है आपका। और क्या इनकम होता है? एज़ अ कोई बैंक में आपको शेयर लेने पड़ते हैं कभी-कभी, या आपने और कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं पे शेयर्स में पैसे डाले हुए हैं ट्रस्ट के, जो कर सकते हैं, अलाउड है। यूनिट ट्रस्ट में ले सकते हैं या कहीं से भी। तो डिविडेंड आया उनसे, वो इनकम है, समझिए डिविडेंड आ गया 25,000, इनकम है। अगर आप एओपी के तौर पे है, आप मेंबर्स का फिक्स कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं, तो मेंबर्स कंट्रीब्यूशन है कि हर मेंबर हर महीने ₹5, ₹10, ₹100, ₹500, 5,000 जो भी है देगा। सो मेंबर्स कंट्रीब्यूशन आपका इनकम है, समझिए। ये सब हो गए इनकम, ठीक है। अभी आते हैं एक्सपेंस। क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? टेलीफोन, सैलरीज, कोई भी खर्चा जो आप सोच पाओ। आपका जगह है तो उसका रेंट लगेगा, उस जगह पे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, वहाँ पे इंटरनेट लगेगा। और क्या खर्चे आप सोच पाते हैं? पानी लगेगा, स्टाफ वेलफेयर, क्योंकि उनको चाय कॉफ़ी पिलाना पड़ेगा एम्प्लॉइज़ को, ठीक है। स्टाफ वेलफेयर होता है, कोई भी खर्चा है, जो भी खर्चा है, ये आपके आते हैं एक्सपेंस साइड पे। और क्या खर्चा होता है? जो मेन आपका खर्चा होता है, डोनेशन गिवन। आपने लोगों को डोनेशन दिया, जिसके लिए आपका ट्रस्ट या जो भी सोसाइटी बना है, वो अपने एजेंडा पे काम करेगा, उस पे भी खर्चा करेगा, ठीक है। तो वो हो गया डोनेशन गिवन। दूसरा और क्या खर्चा आपके लिए एक मेजॉरिटी हो सकता है? कन्वेंस होता है। कभी कभार आप कोई केस ऐसा आता है आउट स्टेशन से, जैसे कि एक ट्रस्ट के लिए हम करते हैं, तो वो कैंसर ट्रस्ट है, तो पेशेंट को आउट स्टेशन से यहाँ पे लाना, उसको यहाँ पे स्टे करवाना, टिल द टाइम हॉस्पिटल एडमिशन नहीं हो जाता, तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी होता है। फिर होटल का खर्चा होता है, लॉजिंग एंड बोर्डिंग। आप क्या ट्रस्ट है, आपका क्या एजेंडा है, किस बेसिस पे आप काम कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा। बेसिकली जो यहाँ पे भी आपका पैसा जा रहा है, एक्सपेंस है, वो आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गया। कुल मिला के समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास इनवर्ड है 50 लाख का, 5 लाख का, और हमारा एक्सपेंस समझिए हो गया 4,80,000। तो आप जो भी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहे हैं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है 20,000, सरप्लस फॉर द ईयर है। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंस यूज करते हैं तो इसे सरप्लस कहा जाता है। समझिए ये केस रिवर्स होता कि हमारे पास 5 लाख के बदले 480 आए, लेकिन हमारा खर्चा हो गया 5 लाख, तो लॉस फॉर द ईयर है, एंड ये डेफिसिट फॉर द ईयर है 20,000 रुपए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आते हैं हम नीचे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सबके लिए सेम ही होता है। आपका आप प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करो या इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंटेन करो, बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट क्या होता है? एक होता है सबसे पहला कैपिटल, फिर होता है लोन्स, एंड फिर होता है अदर लायबिलिटी, और फिर होता है अमाउंट। जैसे कि मैंने बताया, डेबिट में एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं, तो ये सब डेबिट में आ गया। और राइट साइड हमेशा क्रेडिट गिना जाता है, वहां पे एसेट्स आता है, एसेट्स, अमाउंट। क्योंकि इनकम साइड है, एसेट मैंने बताया था डेबिट बैलेंस है, लेकिन वो एक इनकम है, तो इनकम राइट साइड पे होती है, ठीक है। एसेट्स हमारा क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट। करंट एसेट मतलब एंड अदर एसेट। आप कहेंगे अदर एसेट एंड करंट एसेट्स में क्या फर्क है? तो यही एक फर्क होता है, जो चीज को आप जितनी हो सके उतनी जल्दी लिक्विडेट कर सके, या जिसका टर्न अराउंड टाइम, पैसा आने का टाइम 1 साल या उससे कम हो, तो वो करंट एसेट्स है।
बाकी दूसरे नॉन करंट एसेट्स। अदर एसेट इज नॉन करंट एसेट। ठीक है। अभी जो हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव समझना होता है कि आज आपके पास से जो कैश जा रहा है वो क्यों जा रहा है, या कुछ कैश आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इनकम साइड से चालू करते हैं। आज आपके बैंक में 1 लाख का एफडी है। ठीक है। या तो हम और पीछे जाते, थोड़ा स्क्रैच से शुरुआत करते हैं। समझिए आपको 1 लाख का डोनेशन मिला, तो वो डोनेशन आपका इनकम है। ठीक है। अभी ये साल हो गया, अभी इस डोनेशन को मैंने एफडी में रख दिया। तो एफडी के लिए रखा तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो वो मेरे एक्सपेंस में नहीं आएगा। जब 1 लाख का मुझे पैसा आया, तो 1 लाख के लिए मेरा, तभी मेरे पास वो आया था और मेरा बैंक बैलेंस था। तो बैलेंस शीट जो सेकेंड इफेक्ट होता है, बैलेंस शीट में हमने एंट्री मारा था तभी, तो बैलेंस शीट में भी तभी बैंक बैलेंस आ गया 1 लाख का। अभी जब भी मैं ये 1 लाख आ गया और मैं उसकी एफडी बनाता हूँ, तो वो मेरा खर्चा नहीं है, क्योंकि वो पैसा चला नहीं गया, वो सिर्फ मेरा बैंक बैलेंस निकल के इन्वेस्टमेंट में एफडी बन के यहाँ पे आ गया। ठीक है। तो आपका पैसा जो आउटफ्लो है वो क्या है, आपको वो जानना जरूरी है। क्या वो, नॉट हर आउटफ्लो खर्चा नहीं होता है, हर इनफ्लो आमदनी नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि ये मैंने इन्वेस्टमेंट को एफडी बना दिया, अभी ये एफडी के ऊपर मेरे को 2000 का ब्याज मिला, और वो क्यूमुलेटिव है, तो मेरा एफडी का वैल्यू 2000 से बढ़ गया, क्योंकि जब एफडी टूटेगा तब एक साथ मुझे 1,02,000 मिलेंगे, और 2000 का मेरा आमदनी है। अभी 1 साल खत्म हो गया, मुझे एफडी का पैसा आया, इनवर्ड 1,02,000 है, लेकिन क्या 1,02,000 मेरी आमदनी है? नहीं, मेरी आमदनी सिर्फ 2000 ही है। 1 लाख तो जो है वो सिर्फ एफडी का पैसा वापस आया है, जो यहाँ से निकल के ये मिट के वापस बैंक बैलेंस में आ जाएगा। वो नया पैसा नहीं है, वो मेरा इनकम नहीं है। ठीक है। वैसे ही अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं, समझिए आपने किसी को, एम्प्लॉय को एडवांस दिया है, कोई भी आपके एम्प्लॉय को एडवांस दिया, उसको 25,000 का पैसा चाहिए था, तो वो हमारा खर्चा नहीं है। ठीक है। वो सिर्फ एक तरह से मेरे बैंक में से 25,000 निकल के सामने वाले को 25,000 दिया है। नॉन करेंट एसेट, समझिए मैंने 2 साल के लिए लोन दिया, तो वो है एडवांस टू एम्प्लॉई। प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ जो आमदनी और खर्चा है वही आएगा, जो आमदनी और खर्चा नहीं है तो वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो मैंने एडवांस टू एम्प्लॉय दिया, 25,000 यहाँ पे आ गया। समझिए आज मैं बैंक से लोन लेता हूँ गाड़ी के लिए। आज मैंने एक गाड़ी ले लिया, 1 लाख का गाड़ी है, और मैंने समझिए लोन पे लिया, तो ना तो उसमें मैंने अब तक कोई पैसा दिया है, ना कुछ पैसा आया है, तो मेरा एक्सपेंस नहीं है, लेकिन मेरे फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगा। कार, 1 लाख की गाड़ी है या 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, और सामने मैंने लिया था कार लोन, तो ये हो गया 10 लाख का लायबिलिटी। ठीक है। अभी ये जैसे कि आपने देखा, ये 10 लाख आपको बैंक ने दिए, आपने गाड़ी के लिए दे दिया इसमें, लेकिन जब आपको बैंक ने लोन दिया तो वो आपके लिए आमदनी नहीं था, तो वो 10 लाख आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब आपने गाड़ी के लिए 10 लाख दिया, वो 10 लाख खर्चा नहीं है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। एक तरह से आपने गाड़ी में पैसे डाले हैं, आपके पास गाड़ी आई है, वो पैसे चले नहीं गए, वो खर्चे नहीं है आपके लिए। ठीक है। तो इसके लिए एक्सपेंस आप बताएंगे कि चिंतन जी, अगर कैसे जान सकते हैं कि क्या चीज मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है और क्या चीज मेरे लिए एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस उसी के दो प्रकार है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक तीसरा प्रकार होता है जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे, डिफर्ड रेवेन्यू। ठीक है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो कभी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा होगा, या जिसके सामने आपके कोई चीज मिली है। तो ये अगर गाड़ी ली है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, मैंने एसी डलवाया, मैंने फर्नीचर डलवाया, ऑफिस में फर्नीचर करवाया, लाइटनिंग करवाया, फर्नीचर फिटिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, वो सब किया। ठीक है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बदले में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? स्टाफ को ट्रैवल, वो एक बार ट्रैवल करके आया, खत्म हो गया, उस खर्चे का कोई फायदा दूसरा नहीं है, उससे मुझे बाद में फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सैलरीज एक बार दे दिया, खत्म हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, इंटरनेट, जिसका प्रोलॉन्ग्ड मेरा खर्चा नहीं है, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट नहीं है, या जो चीज कोई टाइम के साथ जिसका कॉस्ट एसोसिएटेड है, वो सब मेरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो वो हो गया रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंपल डेफिनेशन, क्या उसके सामने आपको कोई चीज मिल रही है, क्या किसी चीज का और वो चीज क्या है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स है, एफडी है, कोई दूसरी चीज है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, सैलरीज है, ट्रैवलिंग है, ऑफिस एक्सपेंस है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है। ठीक है, जो तीसरा मैंने यहाँ पे टाइप बताया, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर मैंने इंश्योरेंस लिया, वो खर्चा है, लेकिन इंश्योरेंस आपको याद होगा 1 साल का होता है, सीधा 1 साल के लिए प्रीमियम हम भरते, सही है। तो अगर मैंने प्रीमियम भरा है जून में, तो ये जून से लेके अगले 1 जून से लेके अगले साल के 31 मई तक जाएगा, बराबर है। लेकिन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि मैंने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज फॉर द ईयर एक्सपेंस ओनली। मतलब मैंने जो यहाँ पे इंश्योरेंस पे मैं खर्चा लिख रहा हूँ, समझिए मेरा इंश्योरेंस का 12,000 है, 12 महीने का, जिसका पीरियड है जून टू मई। मतलब इसमें 12 महीने, मतलब 1 महीने का 1,000, मतलब 2,000 रुपए ऐसे है जो अगले साल के लिए है, जो ये साल के प्रॉफिट एंड लॉस में मैं नहीं ले सकता। ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंस, या तो कोई चीज है, एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट मैं आज किसी को 1 लाख देता हूँ, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट मेरे लिए 3 साल तक चलाएगा। मतलब एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मुझे 3 साल तक चलने वाला है, तो मैं उस खर्चे के 3 भाग कर दूंगा, और हर साल में प्रॉफिट एंड लॉस में उस साल के लिए का हिस्सा लेके आऊंगा। आपका सवाल आएगा, चिंतन जी, तो मैंने तो समझिए 12,000 दे दिए, तो मेरे इंश्योरेंस में 12,000 आ गए और मेरे बैंक में से 12,000 चले गए, तो अभी आप ये 2,000 को मैं क्या करूंगा? तो 2,000 जो है वो आपका नॉन करंट एसेट बन गया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये 2,000 रुपए ऐसे है जो मुझे देने नहीं चाहिए थे, लेकिन मैंने दे दिए हैं, तो मैं वो यहां से हटा के वहां पे लेके चला जाऊंगा। सो ये होता है एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आपके लिए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, तो अभी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, हमें बैलेंस शीट एक बेसिक आइडिया आ चुका है। आते हैं हम जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के पहले आता है ये स्टेप, लेकिन समझने के लिए ये हम पहले समझा दिए हैं, ट्रायल बैलेंस। जो भी हमने एंट्री बनाई, जो भी लेजर्स बनाए, जितने भी नाम है, वो सब आते हैं किसका हिस्सा? ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले एंट्रीज बनती है, जो एंट्रीज हमने यहाँ पे दिखाई थी। सबसे पहले एंट्रीज बनती है, ठीक है, सभी एंट्रीज पास होगी। उसके बाद जितने भी लेजर्स क्रिएट हुए उस नाम के, वो सब आएंगे। और ये सब हिस्सा बनते हैं ट्रायल बैलेंस का। और ट्रायल बैलेंस से फिर एक एक चीज का पोस्टिंग होता है, हाँ ये चीज है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये बैलेंस शीट एसेट में जाएगा, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा, वैसे करके। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हमेशा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट है, एक चीज पॉजिटिव है, एक चीज नेगेटिव है, ट्रायल बैलेंस का टोटल हमेशा जीरो होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो, या तो पॉजिटिव को अगर एक कॉलम में लिख रहे हो और नेगेटिव के दूसरे कॉलम में लिख रहे हो, डेबिट क्रेडिट अलग अलग रख रहे हो, तो दोनों का टोटल सरीखा आएगा।
ठीक है? ये होता है ट्रायल बैलेंस।